हाँ, अंकेश, एपीएस, सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1947 के पहले की स्थिति क्या थी। 1947 के पहले की स्थिति, तो देखिए 1947 के पहले की स्थिति की बात करें तो एमपी मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ था। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे मुझे आप लोग का जो डाउट है वो यहाँ पे दिख पाए। ठीक है, तो एमपी 1947 से पूर्व कितने भागों में मुख्यतः बटा हुआ था? 4 भागों में। सिंपल से हम समझाएंगे, मैप से भी समझाएंगे, जिससे आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, पहला जो पार्ट है ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, महाकौशल, विदर्भ ये सभी क्षेत्र आते थे। और सेंट्रल प्रोविंस और बरार का जो गठन हुआ था 1861 में। सिंपल से अगर हम समझें तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्या है? यह वह क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है, 2-3 रियासत को छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग पूरा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के आधिपत्य के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, अच्छा आप समझे हैं, वेरी गुड। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अभी मैप से भी समझाऊंगा मैं इसको, अभी केवल पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैप से देखेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये बरार क्षेत्र लिखा हुआ है। तो सेंट्रल प्रोविंस में बरार जो शामिल हुआ है ये 1936 में शामिल हुआ है। और किससे लिया गया है? हैदराबाद रियासत से बरार क्षेत्र को ले लिया गया था और सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया गया था। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका, है ना। ध्यान रखिएगा 1947 के पहले की स्थिति है ये। दूसरा पार्ट जो है ये मध्य भारत, और मध्य भारत के अंतर्गत मुख्यतः इंदौर की होलकर रियासत और ग्वालियर की सिंधिया रियासत आती थी यहाँ पे। ठीक है, ग्वालियर में कौन सी रियासत थी? सिंधिया। और इंदौर में कौन सी रियासत थी? होलकर रियासत थी। तो ये दो प्रमुख जो आते थे ये मध्य भारत रियासत के अंतर्गत आया करते थे। ठीक है, गुड इवनिंग रजनी। नेक्स्ट है आपका जो आता है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत आती थी। ठीक है, तो रीवा रियासत, बुंदेलखंड, बघेलखंड सब किसके अंतर्गत आते थे? ये विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। अंतिम जो पार्ट आता है ये भोपाल स्टेट आता है, जो मोहम्मद हमीदुल्लाह के नियंत्रण में था। ये मुख्यतः 4 भागों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। कब? 1947 से पहले। और अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूं। ये देखिए, ये 4 क्षेत्र थे। जैसे पहला वाला जो क्षेत्र आपका पार्ट ए में जो शामिल हुआ है, यानी कह सकते हैं हम इसको सेंट्रल प्रोविंस और बराड़। तो ये जो पूरा हिस्सा था यहाँ पे, थोड़ा सा ज्ञान आप लोग 1 सेकेंड। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा था ना, ये पूरा किसके अंतर्गत आता था आपका? ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंतर्गत आ जाता था। ठीक है, फिर आपका विंध्य की रियासत के अंतर्गत जो आता था आपका ये पूरा क्षेत्र जो आता था ये विंध्य की रियासत के अंतर्गत आता था। और यहाँ पे जो आता था आपका भोपाल रियासत एक अलग था। वहीं पे ये हिस्सा जो आता था ये मध्य भारत के अंतर्गत आता था। तो टोटल कितने भागों में विभक्त था ये मध्य प्रदेश? 4 भागों में विभक्त था। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? कमेंट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अब इसको 3 भागों हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन में। पहला भाग देखेंगे 1947 में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। फिर देखेंगे 1 नवंबर 1956 में क्या स्थिति थी, और फिर 1 नवंबर 2000 के बाद से क्या स्थिति मध्य प्रदेश की होती है। 3 भागों में इसका हम पुनर्गठन देखेंगे एमपी का। सबसे पहले अगर देखें तो ये आता है आपका 1947 की स्थिति, है ना, या उसके बाद की स्थिति। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था 4 पार्ट, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य भारत, विंध्य की रियासत और भोपाल। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे, इसको हम फिर से मैप से भी समझेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझ लीजिए, है ना। और मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग जब भी क्लास लें तो शुरुआत से क्लास लेंगे, स्टार्टिंग से क्लास लेंगे तो एक भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। अगर बीच से क्लास लेंगे जो मैं पहले पढ़ाती हूँ वो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि शुरुआत से क्लास लें तो हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पार्ट ए में पहली बात देखा जाए तो 3 पार्ट बनाए गए थे, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी, एक पार्ट सी। इन्हीं चारों रियासत जो मैंने पहले आपको बताए हैं। तो पहला मैंने आपको बताया है सेंट्रल प्रोविंस और बरार। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार से मिला के कौन सा पार्ट बनता है? पार्ट ए बनता है। और यहाँ पे कितनी रियासतों को लिया गया था? तो इसमें लिया गया था, ध्यान रखिएगा, 15 रियासतों को लिया गया था। पार्ट ए से कितनी रियासत ली गई थी? 15 रियासत।
जिसके अंतर्गत मुख्य जो रियासत आती है एक मकड़ाई का, जो अभी वर्तमान में भी एमपी में मौजूद है, जो हरदा में आता है। दूसरा आता है विदर्भ, जो अब महाराष्ट्र राज्य में चला गया है ना। और तीसरा जो आता है आपका महाकौशल, ये कुछ प्रमुख रियासत थी और इसकी राजधानी जो रखा गया था, तो राजधानी क्या रखा गया था इसका, नागपुर। पार्ट ए की राजधानी क्या था, नागपुर। और इसको ध्यान रखना, पार्ट ए को क्या नाम दिया गया था, तो पार्ट ए को नाम दिया गया था मध्य प्रांत। क्या नाम दिया गया था इसका, मध्य प्रांत नाम दिया गया था। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है। गुड इवनिंग तृप्ति, तृप्ति ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पार्ट ए के जो प्रमुख बनाया गया था, ये किसको प्रमुख बनाया गया था, ध्यान रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए का प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम प्रमुख किसे बनाया गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा पार्ट लेते हैं, तो आगे मैप में भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। पार्ट बी की अंतर्गत मध्य भारत क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर और इंदौर दो राजधानियां बनाई गई थी। तो अब देखते हैं कि अगर उत्तर की ओर हम जाएंगे ग्वालियर में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वही ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे क्या बना दिया गया, जब ठंड पड़ती है तो ठंड में क्या होता है, थोड़ा गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी बना दिया गया। और इंदौर में क्या है, सम जलवायु पाई जाती है, इसलिए वहां पे इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था पार्ट बी के अंतर्गत। तो ये दो राजधानी थी, 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी और 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब लोग को। इसके अंतर्गत टोटल कितनी रियासतों को लिया गया था, तो मध्य भारत से जो लिया गया था 25 रियासतों को लिया गया था। 15 पार्ट ए से, 25 पार्ट बी से लिया गया था। और इसकी राजधानी मैंने बता दिया, इंदौर और ग्वालियर थी। इसके प्रमुख कौन थे, तो लीलाधर सेठ। कौन इसके प्रमुख थे, तो लीलाधर सेठ जो इसके प्रमुख थे। इसके अंदर जो रियासत ली गई थी, होलकर रियासत इंदौर की, मैंने अभी अभी बताया, और सिंधिया रियासत जो है ग्वालियर की। ठीक है, इसके अंतर्गत नरसिंहगढ़ है ना, देवास, झाबुआ, रतलाम, जावरा, बड़वानी, ये कुछ प्रमुख रियासतों को मध्य भारत के अंतर्गत ये शामिल किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट मुझे कमेंट करके बताएं, यहां तक सब लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पार्ट ए और पार्ट बी पूरा अच्छे से क्लियर है। अब ये थ्योरी समझिए, अभी जस्ट बाद में आपको इसको बताऊंगा, मैप से भी बताऊंगा इसमें, तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो पार्ट आता है, ये पार्ट सी आता है, विंध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों में से सबसे अधिक रियासतें किसमें शामिल की गई थी, ध्यान रखना, पार्ट सी से सबसे अधिक रियासतें शामिल की गई थी, जिसके अंतर्गत टोटल 38 रियासतों को शामिल किया गया था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी रीवा। रीवा क्या थी, इसकी राजधानी थी। टोटल 38 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी, जिसमें कुछ रियासतें जो प्रमुख हैं, अजयगढ़, ठीक है, पन्ना, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र से जो पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किए गए थे। अंतिम तक क्लास में बने रहिएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूंगा। और ये मेरा दावा है कि आप चाहे यूट्यूब क्लास कोई भी देख लीजिए, आप कोई किताब उठा के देख लीजिए, जितनी चीजें मैं जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको कहीं भी वो चीजें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अंतिम तक आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे, शंभुनाथ शुक्ल या शंभुनाथ पांडे भी कहीं कहीं नाम आता है, ये इसके क्या थे, प्रमुख थे। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल जो स्टेट था ये स्वतंत्र था, लेकिन इसको पार्ट सी के अंतर्गत ही रख दिया गया था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से था। और यहाँ पे इसके अंतर्गत एक ही रियासत थी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोहम्मद हमीदुल्ला जो थे, इन्होंने भोपाल रियासत को भारत संघ में विलय करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इनका क्या होता है, मन बदल जाता है और फिर ये मान जाते हैं। और इसके बाद प्रमुख जो बनाया जाता है भोपाल रियासत को, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया जाता है, जो भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, भोपाल रियासत और पहले के जो मैंने 4 पार्ट बताए हैं, इसमें कहीं भी किसी को डाउट है क्या? अगर ये आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे कहानी आपको समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, एक बार मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है पूरा है, ये किसके अंतर्गत आता है, आपका पार्ट ए के अंतर्गत। ये किस में आएगा, आपका पार्ट ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, पार्ट बी के अंतर्गत जो आएगा आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ये वाला हिस्सा किस में आएगा, पार्ट बी के अंतर्गत, जो मध्य भारत, ये क्या है, मध्य प्रांत है। ये कौन सा है आपका, मध्य प्रांत।
मध्य प्रांत की राजधानी क्या है? मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर। मध्य भारत की राजधानी क्या है? मध्य भारत की राजधानी क्या है? आपका ग्वालियर और इंदौर है। और ये हिस्सा आपका है पार्ट सी का, जिसके अंतर्गत राजधानी क्या थी? ये आपकी आती थी रीवा, इसकी राजधानी थी। ठीक है, और भोपाल इसके अंतर्गत क्या है? ये पृथक स्टेट था। सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब हम आते हैं 1956 में, है ना। तो 1956 में हमको सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 में। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है किसके आधार पर किया गया है? तो एमपी का जो गठन किया गया है ये भाषा के आधार पर किया गया है। मध्य प्रदेश का गठन किसके आधार पर किया गया है? भाषा के आधार पर। और मुझे कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करके बताएं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये फटाफट आप लोग बताएं मुझे जल्दी से। कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर पहली बार गठित हुआ था? तो अगर आपको याद होगा, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा या संविधान भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था ये आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 1953 में भाषा के आधार पर पहला ये राज्य गठित हुआ था। वहां पे रामल्लु श्रीपोटी ने क्या किया था? यहाँ पे ये आंदोलन किया था भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए। फिर उनके आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे हंगामा ज्यादा ना खड़ा हो, इस वजह से वहां पे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से यहाँ पे आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब लोग का आंसर भी आ रहा है ना। संजय, प्रियंका, आराधना सबने आंसर कर रही है, इसमें आंध्र प्रदेश ही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे केवल आंध्र प्रदेश नहीं बनता, इसके आधार पे क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। और वही चीज मध्य प्रदेश में भी होता है। तो यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन थे, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, शायद क्लास रुकी तो नहीं है? एक बार कमेंट करें जल्दी से आप लोग, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्लास तो नहीं रुकी है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली थे। और इसके सदस्य कौन थे? के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरो क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे, तो ये रिपोर्ट कब अपने सौंपते हैं? तो रिपोर्ट जो सौंपते हैं ये 1955 में, है ना। 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, और फिर 1 नवंबर 1956 में इसका क्या हो जाता है? सिफारिश को लागू कर दिया जाता है। और 1 नवंबर 1956 पे ही भाषा के आधार पे मध्य प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। कब होता है? ठीक है, 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पे मध्य प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, अब आई थिंक सब लोग को क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। ये फैक्ट सबको क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा मैं 20-25 मिनट की क्लास लूंगा इसमें, लेकिन 20-25 मिनट के अंतर्गत मैं आपको पूरा गठन संभाग पूरा अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक सब लोग को यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे एमपी का गठन होता है, कब होता है? 1 नवंबर 1956 से। तो आपको सबको पता है कि 1947 से लेके 1956 तक की क्या स्थिति थी? एमपी 3 भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो पार्ट ए में कितनी रियासत थी? 15। पार्ट बी में कितनी रियासत थी? 25। और पार्ट सी में कितनी रियासत थी? 38। ठीक है, 38। यानी टोटल कितनी रियासतें हो गई? तो टोटल जो रियासत हो गई 79। तो ध्यान रखना कि एमपी में कुल कितनी रियासतों को मिलाया गया था? तो मध्य प्रदेश में 79 रियासतों को मिलाया गया था इसमें। ठीक है, पार्ट ए से 15, पार्ट बी से 25 और पार्ट सी से 38 रियासतों को लिया गया था इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश को मिला के क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, 1956 में जो मध्य प्रदेश नाम पड़ा है, मैं आपको पहली क्लास में बताया था, ये मध्य प्रदेश नाम जो दिया है ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ था। लेकिन
इसके पहले 1956 के पहले एमपी को जो जाना जाता था ये मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। पहले एमपी को किस नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से। जो चीज मैं बोलता चल रहा हूं उसको भी आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि हर एक चीज स्लाइड में लिख पाना यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ चीजें जो मैं बोलता चल रहा हूं उसको आप लोग लिखते भी चलिएगा। ठीक है, तो 1956 से पहले एमपी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए 1956 में टोटल कितने जिले और कितने संभाग थे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में जो जिले और संभाग थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 7 नहीं है, कहीं की किताब में 7 लिखा रहता है लेकिन 7 नहीं है, वहां पे 8 संभाग थे और 43 जिले थे। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे और 43 जिले थे। कब? 1956 में। 1956 में ये स्थिति थी एमपी की, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। हाँ, अब देखिए इसके बाद क्या होता है आपका, लेकिन थोड़ा सी चीजें और यहाँ पे बताऊंगा कि पार्ट ए, जब ये पार्ट ए बी सी सब ये एमपी में जब मिल रहे थे तो कुछ हिस्से कुछ महाराष्ट्र में चले गए थे, कुछ राजस्थान में चले गए थे, है ना। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है पार्ट ए में, क्या परिवर्तन होता है पार्ट बी में, इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे पार्ट ए में क्या परिवर्तन होता है, तो ये आपको जिले याद रख कर दिया गया। सिंपल सा आप ये समझिएगा, राजस्थान से क्या लिया गया? सिरोंज, जो किसमें शामिल किया गया? विदिशा में। कहां पे शामिल किया गया? विदिशा में। यहां से सिरोंज लिया गया, है ना, और कहां पे लगा दिया गया? विदिशा में। और फिर मंदसौर का जो आपका भानपुरा तहसील का एक गांव आता है सुनील टप्पा, तो इसको किसको दे दिया गया? ये राजस्थान को दे दिया गया। तो ये भी आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन होता है ये पार्ट बी में परिवर्तन होता है, इससे पहले मैंने जो बताया वो पार्ट ए में परिवर्तन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस पे। क्लास रुकी है? नहीं, क्लास तो नहीं रुकी है, क्लास तो बराबर चल रही है इसमें। चलो मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। पार्ट ए में परिवर्तन होता है पार्ट ए के 8 जिले, जिसमें अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा और चांदा, इसको तत्कालीन महाराष्ट्र को दे दिया जाता है ना। ये पार्ट ए में परिवर्तन होता है। पार्ट बी में जो परिवर्तन होता है, राजस्थान का सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया जाता है, वहीं मंदसौर के भानपुरा तहसील के यहाँ पे सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या होता है, गलती हो जाती है, भानपुरा का नाम आया तो भानपुरा को नहीं दिया गया था, भानपुरा तहसील के अंतर्गत सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दिया गया था। ये पार्ट बी में परिवर्तन हुआ था इसमें। ठीक है, इसके बाद पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया था। पार्ट सी को ज्यों का त्यों सीधे ही मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये परिवर्तन था पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में। मुझे कमेंट करके बताएं यहां तक ये आपको पूरा समझ में आया कि नहीं आया। सबसे टफ जो होता है, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको यहीं तक का जो हिस्सा है सबसे अधिक टफ लगता है, इसके बाद का जो हिस्सा है एकदम मक्खन की तरह पूरा आपको समझ में आएगा, लेकिन यहां तक थोड़ी सी दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से समझाया है और एक एक चीज यहाँ पे समझाई है। मुझे कमेंट करके बताएं अगर यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़े फिर हम लोग इसमें। ठीक है, चलिए तो अब मुझे कमेंट करके बताएं 1956 में एमपी में जिले और संभाग कितने थे? 1956 में, तो 1956 में जिले और संभाग कितने थे? 8 संभाग थे इसमें एमपी में, और जिले कितने थे? तो जिले थे 43, यानी 43 जिले थे 1956 में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए टोटल जिले कितने थे? 43 थे। 26 जनवरी 1972, अब ये डेट भी कंफ्यूजन है, कहीं पे 26 नवंबर लिखा रहता है, कहीं पे 2 अक्टूबर लिखा रहता है, कहीं पे 26 जनवरी लिखा रहता है। तो मैंने ये जो डाटा लिया हुआ है 26 जनवरी 1972 का, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पुस्तक जारी की जाती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी, अगर आपने सुना होगा, सुना ही होगा क्योंकि अब तैयारी में है तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी से मैंने डाटा उठाया हुआ है। तो वहां पे 26 जनवरी 1972 लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत 2 जिले यहाँ पे जोड़े गए थे। पहला जिला था आपका भोपाल और दूसरा जिला है इसमें राजनांदगांव। तो भोपाल जो अलग हुआ है ना, अलग जिला बना था, किससे बना था? सीहोर से। भोपाल किससे अलग होकर बना था? सीहोर से। वहीं राजनांदगांव जो बना था जिला, ये किससे अलग होकर बना था? ये दुर्ग से। तो 1972 में 2 जिले बन गए, यानी 43 से कितने जिले हो गए? 45 जिले हो गए। ये आगे आपको समझ में। अब आगे देखते हैं,
यहाँ पे आपको चीज देखना है कि 1998 में 16 जिलों का गठन होता है। यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आपको बता दूं 1998 में जो मुख्यमंत्री थे उस समय पे दिग्गी राजा मतलब दिग्विजय सिंह, है ना। तो दिग्विजय सिंह जी उस समय के मुख्यमंत्री थे और उस समय पे क्या है 2 सिफारिशें आई थी नए जिलों के गठन से लेके, ठीक है। एक आपका था बी.आर. दुबे समिति, जो यहाँ पे इसने सिफारिश दी थी 1982 में ही। इसने क्या सिफारिश दी थी कि 16 जिलों का गठन होना चाहिए, है ना। 1982 में उन्होंने ये सिफारिश दे दी थी, लेकिन उस समय पे कोई अमल नहीं किया गया। फिर 1998 में एक समिति और आती है, सिफारिश देती है सिंहदेव समिति। इन्होंने बोला 10 जिलों का गठन होना चाहिए। तो बी.आर. दुबे समिति ने कितने बोला 16 बनने चाहिए, सिंहदेव समिति ने कितना बोला 10 बनने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का मिश्रण ले लिया जाता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो केवल इतना आप ध्यान रखना, बी.आर. दुबे समिति से 10 जिले बनाए जाते हैं, केवल इतना ध्यान रखना, बाकी कंफ्यूजन में मत जाओ, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बी.आर. दुबे समिति से 10 जिले बनाए गए थे और सिंहदेव समिति से कितने जिले बनाए गए थे 6 जिले बनाए गए थे। टोटल 1998 में 1998 में कितने जिले बने, तो टोटल जो जिले बनते हैं 16 जिले बनते हैं 1998 में। ये क्लियर। तो अब यहां पे जोड़ लीजिए 45 प्लस 16 बराबर कितना होता है 61। तो कितने जिले हो गए एमपी में 1998 में 61 जिले हो जाते हैं 1998 में, ठीक है। हाँ लाइव क्लास ही है, तृप्ति है, लाइव क्लास है ये। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सभी लोग को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आप बताइए मध्य प्रदेश का विभाजन कब होता है। तो हम सबको पता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है और उस समय पे एमपी का कौन सा वर्षगांठ था 44वां वर्षगांठ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के 44वें वर्षगांठ पे एमपी का विभाजन हो जाता है और एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। तो ये मैप है विभाजन से पूर्व का, है ना। एमपी का जो स्थिति थी, जो मैप था कुछ इस तरीके से था आपका, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ भी एमपी में शामिल था। लेकिन यहां से फिर ये वाला हिस्सा जो है अलग कर दिया जाता है और फिर कुछ इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश अब हो चुका है ना। पहले किस तरीके से था, इस तरीके से था, और अब किस तरीके से है, इस तरीके से इसमें। तो ये कब विभाजन होता है, ये 1 नवंबर 2000 को विभाजन होता है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ को ध्यान रखिएगा 3 संभाग दिए जाते हैं और 16 जिले दिए जाते हैं। कितने संभाग दिए जाते हैं इसमें, 3 संभाग, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, अभी सही हो गया है, सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है, कमेंट करें जल्दी से, यहां तक सबको क्लियर है ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एमपी के विभाजन से पूर्व एमपी में कितने जिले थे, तो विभाजन से पूर्व जो जिले थे ये 61 थे, और विभाजन के पश्चात कितने जिले बचते हैं, तो विभाजन के पश्चात जो जिले बचते हैं ये 45 जिले बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, ध्यान रखना 84 संविधान संशोधन किया गया था इसमें, है ना। 84वां संविधान संशोधन किया गया था छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए, और इसके लिए लोकसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2000 को यहाँ पे ये लोकसभा में पारित हुआ था और राज्यसभा में 9 अगस्त 2020 को पारित हुआ था। तो ये इतना ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है आपको, ये बहुत डिटेल में बता दे रहा हूं आपको, केवल ये ध्यान रखिएगा 84 संविधान संशोधन किया गया था छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 25 अगस्त 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को था। ये बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मेंस में आता है ना प्रीलिम्स में आता है, इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने बता दे रहा हूं जिससे आपको अगर कभी आ भी जाए तो आपको ये पता रहे इसमें। नेक्स्ट, अब देखिए 2000 में जो है आपका एमपी में कितने जिले बचे, इसमें टोटल 45 जिले बचे थे। तो उसके बाद अब क्योंकि जिले बढ़ाने थे एमपी में, इसलिए यहाँ पे 2003 में 15 अगस्त 2003 में एमपी में 3 जिले और बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर को नया जिला घोषित किया जाता है। तो बुरहानपुर जो जिला बनता है ये किससे बनता है, खंडवा से,
है ना, यहाँ पे खंडवा है और यहाँ से क्या है आपका बुरहानपुर नया जिला बनाया जाता है। दूसरा जो है गुना से एक जिला बनता है जिसका नाम क्या है, अशोकनगर। और तीसरा जो जिला बनता है वो बनता है अनूपपुर, और अनूपपुर किससे अलग होता है, तो शहडोल से, है ना, किससे अलग होता है, ये शहडोल से अलग होता है। तो 3 जिले बनाए जाते हैं वर्ष 2003 में, यानी अब एमपी में जिलों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, 45 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, इसमें 48 जिले हो गए 2003 में, ठीक है। अब ये एक संयोग भी देखिएगा कि यहां से क्या होता है, 2003 के बाद से हर 5 वर्ष में जिले बढ़ाए जाते हैं, है ना। अब देखिएगा संयोग, 2003 के बाद से अब अगला कब आएगा 5 वर्ष, 2008 में। तो देखिए अब संयोग कह लीजिए या चुनाव का असर देख लीजिए, कुछ भी कह लीजिए अब इसमें आप, है ना। देखिए एमपीजी के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, थ्योरी जो पोर्शन है एमपीजी के का, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो एक भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टू द सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाना है। फिर भी अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं आपका बुक लिस्ट भी बता दूंगा, बाकी मैं हर एक चीज आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब देखिए 17 मई 2008 को यहाँ पे एक जिले का गठन किया जाता है, उस जिले का नाम रहता है अलीराजपुर। ये है अलीराजपुर, और किससे अलग होकर बनाया जाता है, आपका झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर जिले को 49वां जिला बनाया जाता है। ध्यान रखना कौन सा जिला है ये, 49वां जिला बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर 2008 में ही एक जिले की और घोषणा कर दी जाती है जिसका नाम है सिंगरौली। और सिंगरौली कहां पे आता है, यहाँ पे सिंगरौली आता है, और किससे अलग करके बनाया जाता है, सीधी से अलग करके सिंगरौली जिला बनाया जाता है, जो एमपी का 50वां जिला था, है ना। कौन सा जिला था ये, 50वां। ये क्रम पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीधी के विभाजन से पूर्व यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला था। सीधी क्षेत्रफल के आधार पे एमपी का सबसे बड़ा जिला था जब तक सिंगरौली से अलग नहीं हुआ था, तो ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान, आपका 2018 वाला है ना, 2018 में भी एक जिले का गठन कर दिया जाता है। थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, ठीक है। तो 2013 के बाद कब गठन किया जाता है, 2013 के बाद जो गठन किया जाता है 2018 में। और यहाँ पे जो नया जिला बनाया जाता है निवाड़ी को किससे अलग करके बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है टीकमगढ़ से अलग करके बनाया जाता है। और ये एमपी के कौन सा जिला होता है, ये 52वां जिला था, है ना। कौन सा जिला है ये, 52वां जिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। निवाड़ी कहाँ पे आएगा, निवाड़ी आपका यहाँ पे आ जाएगा निवाड़ी, और यहाँ पे क्या आपका टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया इसमें, ठीक है। यहां तक आई थिंक सब लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है अगले जिले के, तो 52 जिले हो गए। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं एमपी में, तो अभी जो जिला है आपका टोटल 53 जिले हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अब मध्य प्रदेश के 53वां जिला के, जो अभी हाल ही में बना हुआ है, वो हमारा मऊगंज जिला है, ठीक है। तो मऊगंज जिले की बात करें तो ये जिले का गठन कब किया गया है, तो घोषणा तो मार्च में ही कर दी गई थी 2023 में, लेकिन जो गठन हुआ है इसका ध्यान रखिएगा डेट 13 अगस्त 2023 को आधिकारिक तौर पे मऊगंज जिले का गठन होता है इसमें। और ये जो गठन है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन 1959 के तहत धारा 13 के उपधारा के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसके अंतर्गत यहाँ की कुल जो जनसंख्या है मऊगंज की, ये 6,16,645 यहाँ पे जनसंख्या है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्षेत्र कितना है, तो 1,86,688 हेक्टेयर यहाँ का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये प्रदेश का 53वां जिला है। अगर इसकी बात करें कौन कौन सी तहसीलें इसके अंतर्गत शामिल हैं, तो मऊगंज, नई गढ़ी, हनुमना और देव तालाब, यानी टोटल 4 तहसीलें इसमें शामिल हैं। और इसके अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र भी हैं, जिसके अंतर्गत मऊगंज और देव तालाब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ये विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मऊगंज विभाजन से पहले किस जिले का अंग था, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये है रीवा और ये है मऊगंज, यानी कि किससे अलग होकर बनाया गया है, तो रीवा से अलग करके मऊगंज जिला को बनाया गया है। तो एमपी का कौन सा जिला है आपका, 53वां जिला है ना। एमपी कौन सा जिला है, 53वां। तो ये मध्य प्रदेश के सभी जिले थे, 53 जिले थे, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं यहां तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं यहां तक सब लोग को क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। हाँ, नहीं अभी केवल मैं घोषणा वाला नहीं ले रहा हूं, है ना। जो भी है इसमें रियल जो बात कर रहे हैं, मैं घोषणा वाला नहीं कर रहा हूं। वो जिले नहीं है, वो घोषणा किए गए हैं, अभी लागू नहीं हुआ है मेरे भाई,
ठीक है, जब लागू हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो एमपी में जिले हैं केवल 53 जिले ही हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी बात पे भी आ जाते हैं कि भाई और भी जिले हैं, तो ये जिले जो है प्रस्तावित हैं, उसमें से जो आपका आता है, एक है आपका बागली जो आपका किससे अलग होगा, देवास से। दूसरा है चाचौड़ा जो अलग होगा गुना जिले से। फिर नागदा जो अलग होगा उज्जैन से। और मैहर जो अलग होगा सतना से। और पाडुरना जो है ये अलग होगा आपका छिंदवाड़ा से। ये 4-5 जिले और हैं जो अभी बनने के क्रम में हैं। हो सकता है अभी हाल ही में 15-20 दिन के अंदर हो सकता है एक और जिले की घोषणा कोई ना कोई हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है, देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल एमपी में 53 जिले हैं, इनमें से अगर कोई जिला और बनेगा तो फिर आप जोड़ते चलेगा 54, 55, 56। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सब लोग को क्लियर हो गया होगा इसमें, है ना। ये पूरा डिटेल में प्रस्तावित का भी दे दिया हूं यहाँ पे आप लोग को, और जो जितने जिले बने हैं उसका भी पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है, पूरा मैंने समझा भी दिया आप लोग को इसमें। तो ये जिले का हो गया। अब फटाफट केवल 5 मिनट के अंतर्गत हम लोग संभाग का गठन भी देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी नहीं करनी है। देखिए 1900 एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा। यहां मैं आपको बता दूं 1956 में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो ध्यान रखना 1956 में मध्य प्रदेश में संभाग थे ये 8 संभाग थे। कितने संभाग थे, मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे। ठीक है, और इसका डिटेल आगे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 1956 के बाद 1972 में 2 संभाग बनाए जाते हैं, एक होता है भोपाल और दूसरा होता है होशंगाबाद। तो संभाग बढ़ के कितने हो गए इसमें आपके, 10 संभाग हो गए 1972 तक। 1972 के बाद 1980 में 2 संभाग और बना दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत चंबल और बस्तर संभाग आता है। संभाग की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 12। और आपको पता होगा वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ को कितने संभाग दिए गए, 3 संभाग दिए गए थे। तो 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचे, 9 संभाग बचे एमपी में, है ना। विभाजन के पश्चात एमपी में कितने संभाग बचे, 9 संभाग बचे। तो आपको ध्यान रखना है कि फिर वर्ष 2008 में एक नया संभाग बनता है, उस नए संभाग का नाम क्या रहता है, शहडोल। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है वर्ष 2008 में होशंगाबाद संभाग का, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद संभाग का नाम बदला गया। ठीक है, और नाम बदल के क्या किया गया इसका, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि फरवरी 2022 में, तो फरवरी 2022 में आपको ये ध्यान रखना है होशंगाबाद जिले का भी नाम बदल दिया गया। होशंगाबाद जिले का नाम क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम। तो दोनों का नाम बदल दिया गया। 2008 में संभाग का नाम बदला जाता है, और फरवरी 2022 में होशंगाबाद जिले का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। तो मैंने आपको पूरा जिले की हिस्ट्री बता दी है, मैंने पूरा आपको संभाग की हिस्ट्री बता दी है। शुरू से लेके अभी तक का पूरा देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ना कोई एक किताब उठानी पड़ेगी, ना आपको कोई क्लास दूसरा देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरा क्लास देख लेंगे यहाँ पे तो एक एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए यहां तक सबको क्लियर है, कमेंट करें यहां तक सबको क्लियर है क्या, फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें जल्दी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, है ना, जो चीज यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ फैक्ट है, ठीक है, ये यही सब फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड में भी मैंने लिखा दिया है हालांकि, है ना, जो चीज मैंने बताया है वही चीज स्लाइड में भी लिखा हुआ है। एक दो फैक्ट आपको है ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो संभाग है ये जबलपुर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा आता है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग जो है शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जो है आपका इंदौर, वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग आता है आपका, ठीक है, ये आपका शहडोल आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग जो आता है चंबल, वही सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है ये कौन सा आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा। ये जनगणना में भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे आगे इसमें। ठीक है, तो इतनी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के गठन की।
गठन पूरा बता दिया, जिले पूरे बता दिए, संभाग पूरा बता दिए, इन सब का इतिहास मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और भी हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। कल से हम लोग जो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एमपी के प्रमुख पठार लेंगे, है ना, और पूरा डिटेल में लेके जाएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे ना छूटने पाए। बस सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर क्लास में रहा करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर रहे, और हम सबको मिलकर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लेना है, एमपीपीएससी पूरा फाइनल सिलेक्शन लेना है इसमें, ठीक है। कंप्लीट में एमपीपीएससी का यहाँ पे प्रीलिम्स का एमपीजी के पूरा कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ इसमें, और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर आपको चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। आप सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिएगा इसमें, और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा 9630828149 पे, है ना, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन।